हेलो एवरीवन, आई एम नेहाल अहमद। वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। पिछले लेक्चर्स में वर्क पावर एनर्जी का कुछ पार्ट्स हमने पढ़ा दिया था। जैसे वर्क पढ़ाया था कि वर्क क्या होता है एंड वर्क कौन कौन से होते हैं। जैसे वर्क हमें पता है कि वर्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब सारी चीज़ें हमने बताया था। उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी करा था, ठीक है ना। जिस किसी को भी वो लेक्चर्स देखना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बेसिकली ये लेक्चर्स एसपीआई स्टूडेंट के लिए है और ये लेक्चर्स क्लास 9 के बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और आपको शायद मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लेक्चर्स को शेयर करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ओके ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी का पार्ट। एनर्जी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, एनर्जी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम टू परफॉर्म वर्क्स। यानी यही जो मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मतलब कि काम करने की जो क्षमता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है ना। There are many types of energy, that is kinetic energy, gravitational potential energy, elastic energy and chemical energy and nuclear energy. Kinetic energy क्या होता है? बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके पास मास तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी स्पीड से उसका मूवमेंट हो रहा है, किसी स्पीड से चल रहा है, चाहे उसके पास वेलोसिटी हो, ठीक है, तो समझ जाओ कि उसके पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ओके ना। तो यहां पे क्या लगेगा, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्पीड। अब एक आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे देखिए पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है ना। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया, किसी भी फोर्स के यानी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में काम किया, तो जो एनर्जी स्टोर हुआ उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो देखो हमें पता है कि ये हमारा ग्राउंड है। क्या है हमारा? दिस इज कॉल्ड ग्राउंड। क्या है हमारा? दिस इज कॉल्ड ग्राउंड, ओके। ये हमारा ग्राउंड है, समझ में आया चीजें? ये हमारा ग्राउंड है और मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाकर रख देता हूं। क्या रख देता हूं? इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां रख देता हूं। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाया, तो मैंने क्या किया कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके अगेंस्ट काम किया ना। पूछे कैसे? हमने क्या किया कि नीचे की तरफ क्या लग रहा, हमेशा mg फोर्स लग रहा है और इस mg फोर्स के अगेंस्ट में हमने काम किया, है ना। काम किया इसका मतलब यह हुआ कि mg फोर्स के बराबर हमने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया। तो ये जो एनर्जी यहां पे जो स्टोर्ड हुआ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह एक चार्ज होता है, चार्ज को हम क्या करते हैं, उसको हम उस पे हम वर्क करते हैं, वर्क उस पे करते हैं और वर्क करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है उसके अगेंस्ट काम करते हैं, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। खैर उस पर नहीं ज्यादा नहीं जाना है। जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे कोई भी ऐसा मटेरियल जो जिसको खींचा जा सकता है, ऐसे करके खींचा जा सकता है, तो जब आप ऐसे खींचोगे
ठीक है, जब ऐसे खींचोगे तो आपको पता है कि इस तरफ फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, जैसे मान लो रबड़ है, रबड़ को ऐसे खींच रहे हो तो रबड़ पे इस तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया, जो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, तो वो जो एनर्जी स्टोर हुआ दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब पोटेंशियल एनर्जी के पार्ट्स है। समझ में आया चीजें? ओके, समझ में आया? ओके, ठीक है। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, बेसिकली वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू एच, ये होगा ना, एफ एच कॉस थीटा, है ना। तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स, और ये एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एंड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये बताओ फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, ये हमारा एच हाइट हो गया, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर और हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर ही है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, तो एफ एच कॉस 0 हो जाएगा। अब चूंकि बताओ यहां फोर्स जो है किसके बराबर है, mg के बराबर नहीं है क्या, दोनों को बैलेंस करेंगे तो F इक्वल टू mg हो जाएगा। तो यहां पे लिखिए mgh, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, mgh आता है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूजन रहता होगा यार ये क्या है, mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो माइनस होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट काम करता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर काम करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो एनर्जी में स्टोर होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड, अगर ये ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया चीजें, इसमें किसी को डाउट है क्या? तो वर्क क्या हो, यहाँ पे जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, mgh हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इलास्टिक का एनर्जी स्टोर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच और कंप्रेस, यानी इलास्टिक एनर्जी क्या होगा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करेंगे या उस पर कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो इस एनर्जी को बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी। बेसिकली इलास्टिक एनर्जी जो है ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट्स होता है। ठीक है ना। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी स्टोर इन अ केमिकल बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्ड हो रहा है, यानी बॉन्डिंग हो रही है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रहा है दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी स्टोर इन अ न्यूक्लियाई, यानी कहने का मतलब न्यूक्लियाई किसको बोलेंगे, जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसा हमारा हमें पता है कौन से पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, डाब्लू बोसोन, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना। तो उनके बीच में जो एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, उस एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, अब वन बाय वन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज ट्रांसफर। आपको पता है कि मैंने ब्लॉक को क्या किया, यहां से यहां ले गया ना, यहां से यहां ले गया, यानी हमने इसमें वर्क किया तो वो किस में चेंज हो गया, एनर्जी में ट्रांसफर हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, दैट एनर्जी माइट भी हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस हाइट विद इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले जा रहे हैं और विद इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड होना चाहिए, यानी अर्थ का जो फील्ड है उसके अंदर होने चाहिए, तो वो जो एनर्जी स्टोर होगा उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज स्पीड, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में स्पीड का चेंज होगा तो क्या होगा, उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। बेसिकली ये स्पीड चेंज नहीं, स्पीड आ जाएगा, तो ये क्या होगा, अगर स्पीड चेंज होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है ना। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर स्पीड है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जैसे काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जा रहा है, यानी हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मूवमेंट हो रहा है, यानी फोर्स लगा रहे हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क हमने किया, अब वो वर्क किस में चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रहा है। तो ये हो गया हमारा। और इसमें क्या था कि हमने वर्क किया इस पे ब्लॉक पे, और ये किस में स्टोर हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। समझ में आया चीजें। उसी तरह लाइट एनर्जी, व्हेन अ लाइट बल्ब इज स्विच ऑन, जो लाइट बल्ब जो स्विच ऑन होता है उसके अंदर कौन सा एनर्जी होता है,
लाइट एनर्जी होता है। अब जब कार को मैंने क्या किया, शार्पली ब्रेक लगाया, तो क्या होता है कि उसके अंदर साउंड भी प्रोड्यूस होता है और हीट भी प्रोड्यूस होता है, टायर के पास होता है कि नहीं होता है। तो वो कौन सा एनर्जी है, हीट एंड साउंड एनर्जी। इसमें किसी को डाउट है क्या? आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इनटू अनदर फॉर्म। कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी जो है, एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के एनर्जी में चेंज होता है। समझ में आया चीजें? जैसे आप इस जो हमारा बंगी जंपर्स है, आप इस बंगी जंपर्स को देख सकते हो कि पहले कहां था, यहां पर था। कहां पर था? यहां पर था, इस पॉइंट पे था। ओके, तो जब इस पॉइंट पे था तो मान लो सपोज करो कि ये हमारा हाइट क्या है, h है। क्या है? हाइट h है। तो इसके पास सपोज करो कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी जब ये बंगी जंपर्स यहां पे खड़ा है, ठीक है, यहां पे खड़ा है, तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान लो कितना है, 500 जूल है। ओके, अब जैसी वहां से कूदा, जैसी वहां पे से कूदा, तो इसके पास कौन सा एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। लेकिन क्या इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट जब जंप करेगा तो कुछ हाइट कम हो जाएगा ना। तो हाइट जब कम होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो तो कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमारा जैसे मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना हो गया, सपोज करो 300 जूल हो गया। ये केस 1 था। केस 2 में जब जंप कर गया तो कुछ हाइट नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 300 जूल हो गया, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया हमारा, 200 जूल हो गया। अब जैसे ही ये बंगी जंपर्स यहां पे आता है, कहां पे आता है, यहां पे आकर जैसे वहां ऊपर से कूद रहा है तो पूरा जमीन पर टच नहीं किया, कुछ हाइट तक रुक गया, तो उसके पास क्या है, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग स्ट्रेच होगा, ऐसे स्ट्रेच होगा। जब वो स्ट्रेच होगा तो इसके पास कौन सा एनर्जी आएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो यहां पे आकर रुक गया ना। जब ये यहां पे रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। लेकिन इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्राउंड से कुछ ऊपर है ना। तो इसके पास क्या हो, केस 3 में कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान लो कितना हो गया, 100 जूल हो गया। कितना हो गया? 100 जूल हो गया। लेकिन हमारा जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, आप देखो, पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब 500 जूल था, फिर कितना हो गया, 100 जूल हो गया, सॉरी 300 जूल हो गया, फिर कितना हो गया, 100 जूल हो गया। तो जैसे जैसे हाइट डिक्रीज करेगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया चीजें? ठीक है, अगर ये ग्राउंड पे आ जाएगा, सपोज करो ये ग्राउंड पे आ गया, तो हमारा जो क्या है, हमारा जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ग्राउंड पे आएगा तो, है ना। ओके, तो यहां हो क्या रहा है कि ये जो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, कुछ पार्ट चेंज हो सकता है कि पूरा का पूरा चेंज हो जाए। जैसे अगर हम बॉल को क्या करते हैं, बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो हमने यहां से क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया। तो जब काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो बॉल चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है, तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा, लेकिन एक मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंच जाएगा, तो वहां पर वेलोसिटी 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो मैक्सिमम हो गया, यानी हाइट मैक्सिमम हो गया। जब हाइट मैक्सिमम होगा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम हाइट पे हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। और ग्राउंड पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था क्योंकि वहां पर से हम वेलोसिटी हम दे रहे थे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, वो 0 था। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है कि पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। ठीक है ना, तो यहां पे ये केस हो सकता है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी जो है को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है ना,
और एक चीज और, जैसे देखो क्या होता है कि कार चल रहा है, ठीक है, कार को हमने एनर्जी दिया मान लो 500 जूल, ठीक है, तो क्या होता है कार जाकर कुछ कुछ देर में क्या होता है उसका वेलोसिटी धीरे होते जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि वो जो एनर्जी है वो किस में चेंज होता है, हमारा हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में चेंज हो जाता है। समझ में आया चीजें? तो यहाँ हो क्या रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पूरा पूरा किस में चेंज हो गया, हमारा हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में। बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम यहाँ पे कार को जब कार पे जब हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रहा है, और चूंकि फ्रिक्शन कारण क्या होता है वो बाद में रुक जाता है। तो वो जो रुक जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी है पूरा का पूरा साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है ना? ओके, तो यहां पर वही लिखा हुआ देखो, अ बंगी जंपर्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी एज दे जंप एंड देन स्टोर्ड एट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एज द बंगी रॉफ स्ट्रेस। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसे कि हमने बता दिया था कि फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको जीपीई, ईपी या ई ग्रैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसी भी हाइट पे रखते हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो उसके पास कौन सा एनर्जी आ जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो अगर हम सपोज करो कि ये हमारा ग्राउंड है और यहां पे हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इसके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, अगर इसका मास m है, इसका हाइट h है, तो क्या हो जाएगा mgh। तो यानी इसमें यह भी ध्यान रखना है कि g का g होना चाहिए। ठीक है ना? g होना चाहिए। ओके, समझ में आया अच्छे से? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हमारा मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी से भी रिप्रेजेंट, स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है ना? या तो आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, वो भी दोनों क्या है, सेम है। तो क्या होगा, m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंटू हाइट, यानी क्या हो जाएगा m EP इक्वल टू mgh। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है डेल EP इक्वल टू mg डेल h। ये क्या है, इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड एंड दिस इज द, सपोज करो कि ये फ्लोर 1 है जिसका हाइट h1 है, एक फ्लोर h2 है जिसका हाइट h2, जिसका एक फ्लोर है, फ्लोर 2 है, सॉरी ये फ्लोर 2 है जिसका हाइट h2 है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मास m है जिसका, ठीक है, वो फ्लोर 1 से फ्लोर 2 में जाता है, फ्लोर 1 से फ्लोर 2 में जाता है। तो शुरुआत में यहाँ मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे E1 मान लेते हैं, क्या मानते हैं, E1, और यहाँ पे इसको क्या मानते हैं, E2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा फ्लोर 1 पे वो कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू mgh1 होगा कि नहीं, mgh1। E2 क्या होगा, E2 पूरा कवर अप करेगा, E2 क्या हो जाएगा हमारा mgh1 प्लस S2 पूरा हो जाएगा, कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, E2 माइनस E1 करेंगे, E2 माइनस E1 करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E2 माइनस E1 इक्वल टू लिखेंगे, देखो mgh1 प्लस S2 माइनस mgh1, तो हमारा क्या बचेगा, mgh2 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, डेल E, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे S2 क्या है, चेंज इन हाइट, यानी हाइट चेंज कितना है, S2 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे S2 को हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, डेल H, यानी चेंज इन हाइट है, कितना चेंज हुआ, इतना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे डेल E क्या हो जाएगा, mg डेल H। तो यही पे लिखा हुआ है कि अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो डेल E इक्वल टू mg डेल H लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया? तो ये आपको लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। जो पोटेंशियल एनर्जी है
जो ऑब्जेक्ट है एट अ हाइट, किसी हाइट डिस्टेंस पे यानी किसी हाइट पे है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो हमें पता है कि ईपी इक्वल क्या होता है, mgh। मास पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें हमारा टेम्परेचर तो होगा नहीं, शेप तो होगा नहीं, वेलोसिटी होगा ही नहीं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो एम मास हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है ना, आसान है ना। क्वेश्चन देखो दूसरा, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो किसके वजह से होगा, समझ में आया चीजें? तो देखो हमें पता है कि ईपी इक्वल क्या होता है, mgh। तो मास पे भी डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, और हाइट पे भी डिपेंड करेगा। तो मास पे डिपेंड किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, और हाइट पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एक सुपर मार्केट एम्प्लॉय है, लिफ्ट अ बैक्ड बीन टीन weighing 250 ग्राम फ्रॉम द फ्लोर टू अ सेल्फ 2 मीटर हाइट। ठीक है, ओके। तो हाउ मच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डज इट गेन? कहने का मतलब यह है कि बेक केक को क्या कर रहा है, यहां से यहां पे पहुंचा रहा है। इसका हाइट कितना है हमारा, 2 मीटर है। कितना है हाइट, 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर हाइट है। ओके, इस बेक केक का जो वेट है वो कितना, 250 ग्राम है, यानी मास कितना है, 250 ग्राम है। तो इसको क्या करेंगे, केजी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 बाई 1000, तो कितना हो जाएगा, 1.4 kg। ओके, तो यहाँ पे h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 मीटर, है ना। ओके, आज जी का वैल्यू कितना, 9.81 दिया है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, E इक्वल टू ईपी इक्वल टू mgh। तो मास कितना है हमारा, 1/4, जी का वैल्यू कितना है 9.81, और h का वैल्यू कितना है हमारा 2 मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 2, तो कितना हो जाएगा 9.81 बाई 2, तो कितना हो रहा है 9.8, कितना हो जाएगा 4.9 के आसपास हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, 4.9 जूल आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है ना। ओके, अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे कि एक क्या है, एक पोल वोल्टर है जिसका मास 80 kg है, जम्प्स अ हाइट ऑफ 5 मीटर। यानी ये जो पोल वोल्टर है वो उसका हाइट कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिज जंप। यानी यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो आपको पता है कि mgh होता है कि क्या होता है, ईपी इक्वल टू mgh होता है ना। तो इसका मास आपको पता है 80 kg, जी का वैल्यू कितना है 9.81, एंड h का वैल्यू क्या है हमारा 5 मीटर है। ठीक है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है, बस आपको फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर लाना है। ठीक है ना, ओके। अब पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आपको पता है कि इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्पीड। यानी स्पीड के वजह से जिसके अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एनर्जी आएगा उस एनर्जी को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है, 1/2 mv² होता है। 1/2 mv², m क्या होता है, मास होता है, वेलोसिटी क्या होता है, v क्या होता है, स्पीड होता है, चाहे वेलोसिटी होता है। ठीक है ना, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली ये जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, और स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। ओके ना, जैसे कि पता है कि एनर्जी क्या हो, जूल में मेजर करते हैं, तो एनर्जी भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो उसी तरह काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी जितने भी एनर्जी है सब के सब क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटी होंगे। ओके ना, समझ में आया चीजें। तो ये आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हाट। अगर कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। देखो इनिशियल केस में क्या है, इनिशियल केस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 mv² है। फाइनल केस बाद में क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है हमारा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा
देखो बाद में क्या कर रहा है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो डबल हो गया, यानी क्या 1/2m इंटू 2v का होल स्क्वायर, ठीक है, डबल हो गया ना। तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये 2 वाला है ये 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 m v² इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 इंटू 1/2 mv², इसका जो क्या होगा 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या है 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा काइनेटिक एनर्जी 2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर हमारा इस मास कांस्टेंट है, ठीक है, मास चेंज नहीं हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, लेकिन हमारा अगर स्पीड डबल हो जा रहा है तो क्या करो उसका स्क्वायर कर दो, तो कितना 4 टाइम हो गया। अगर करेगा 3 टाइम्स हमारा स्पीड बढ़ जा रहा है तो 3 का स्क्वायर कर दो 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर वो कह देगा कि हमारा जो स्पीड है वो 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है तो 4 का स्क्वायर कर दो तो 16 टाइम्स होगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर कह देगा किसी ऑब्जेक्ट का मास ही चेंज हो गया कि मास भी 2 टाइम्स हो गया आपका, और कह देगा कि स्पीड भी 2 टाइम्स हो गया, तो क्या करोगे, मास कह रहा है जैसे 1/2 mv², ठीक है, तो मास 2 टाइम्स हो गया तो 2 करो 2 इंटू, और 2 टाइम्स हमारा क्या स्पीड बढ़ गया तो 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। अगर यही कह देगा कि हमारा मास जो है 9 टाइम्स बढ़ गया तो 9 कर दो इंटू, अगर स्पीड कहेगा कि 4 टाइम बढ़ गया तो 4 का स्क्वायर कर दो तो 16 इंटू 9 कर दो, उतना टाइम्स हमारा क्या होगा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें ये इतना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे शॉर्टकट आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, इसमें किसी को डाउट है क्या, नहीं ना, ओके। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम fired from a gun is 10 kg meter per second. The kinetic energy of this bullet in kilojoule will be, यानी किलो जूल में निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं जूल में निकाल लेते हैं, उसको फिर किलो जूल में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे हम क्या करेंगे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू को निकालेंगे। तो मोमेंटम कितना है इसका बुलेट का, जिसका मास 20 ग्राम है, तो मास ऑफ बुलेट कितना है हमारा 20 ग्राम, यानी कितना हो जाएगा 20/1000 kg, यानी कितना हो जाएगा 2/1000, हजार नहीं 2/100, कितना हो जाएगा 1/50 kg, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्या। मोमेंटम कितना है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू दिया है 10 kg मीटर पर सेकेंड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना पूरा। तो क्या हो जाएगा p इसका जो क्या होता है mb होता है कि ना, होता है। तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू 10/m हो जाएगा, और m का वैल्यू क्या है बताओ, m का वैल्यू हमारा 1/50 है, तो ऊपर गया तो कितना हो गया 500 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। तो 1/2m, मास का वैल्यू कितना है 150, वेलोसिटी कितना है 500, यानी 500 इंटू 500, 500 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो ये 0 0 खत्म, एक खत्म होगा ना, और एक क्या होगा 10 बार में, क्लियर। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, कितना हुआ 2500 जूल आ गया। तो किलो जूल में क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे 1000 डिवाइड करेंगे तो किलो जूल आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा ये 0 0 खत्म, तो कितना होगा 2.5 किलो जूल। तो ऑप्शन कौन सा है बी ऑप्शन, ठीक है। आसान है ना, इसमें किसी को डाउट है क्या, ओके। अब देखो क्या कर रहा है कि इफ रेजिस्टिक फोर्स सच एज फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस आर इग्नोर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल आर रिलेटेड एज, देखो क्या है, सपोज करो आपको पता है कि जैसे सपोज करो कोई भी बॉल है जिसका मास m है, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टिक फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें पता है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ तक बॉल गया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हाइट है ही नहीं इसके पास, यानी कहाँ अर्थ पे है ना, ठीक है। बेसिकली ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन अभी पोटेंशियल एनर्जी ध्यान में रखो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 0 है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, देखो
जैसे ऊपर जाते हैं हमारा वेलोसिटी क्या होगा, घटते जाएगा। वेलोसिटी घटेगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घटते जाएगा। धीरे घटते 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 क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। लेकिन जब मास हमारा ऊपर जा रहा है तो हाइट बढ़ रहा है ना, जब हाइट बढ़ेगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ते जाएगा और टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो हो क्या रहा है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है ना, इसलिए क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगा। समझ में आया चीजें, यानी कहने का मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 1/2 mv² है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh है। तो यहाँ पे जो 1/2 mv² होगा वो क्या होगा, mgh के बराबर हो जाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। अब इसका रिवर्स देख लो, जब ये बॉल ऊपर से नीचे रिलीज कर रहा है तो क्या हुआ, इसका हाइट कम होते जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होते होते ग्राउंड पे 0 हो गया। लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, जैसे जैसे ऊपर से जब नीचे बॉल आता है तो वेलोसिटी बढ़ते जाता है। अब वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ग्राउंड पे, जस्ट ग्राउंड पे पहुंचते ही इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। तो इस समय क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी गेन हो रहा है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुआ वो काइनेटिक एनर्जी के गेन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो मैं बताया। फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रिलीज, मास m को रिलीज किया जा रहा है अबव द ग्राउंड हाइट h, ग्राउंड हाइट h से रिलीज किया जा रहा है, इट विल गेन स्पीड एज फॉलो, यानी इसका स्पीड गेन होते जाएगा, ठीक है। ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल आफ्टर फॉलिंग अ हाइट ऑफ डेल एच, तो 1/2 mv² क्या हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेल एच यहाँ पे क्या है, डेल एच ये हाइट है, यहाँ पे डेल एच हाइट दिया है, ठीक है। ओके तो इसमें घबराना नहीं है कि डेल एच क्या आ गया। ओके अब देखो ये इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक बॉल है, बॉल ऑफ मास 400 ग्राम is thrown upward at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड जी इतना, what is the ball kinetic energy as it is release, है ना, रिलीज नहीं होगा, थ्रो कर रहा है ना, it is thrown upward, रिलीज थ्रो होगा यहाँ पे, रिलीज नहीं होगा, थ्रोन अपवर्ड होगा, ठीक है। तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है, कोई बॉल है, ठीक है, जिसका मास कितना है 400 ग्राम है ना, तो इसका स्पीड कितना है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इस वक्त इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो क्या करेंगे 1/2 mv², तो 1/2 m, मास कितना हो जाएगा हमारा 400 ग्राम है, तो 4/1000 कितना होता है, 4/1000 कितना होता है, ये 0 कट गया तो कितना 0.4, तो यहाँ पे कितना 0.4 हो गया, 1/2 स्पीड कितना हो जाएगा हमारा, स्पीड कितना है 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 जूल हो जाएगा। समझ में आया चीजें, इसमें किसी को डाउट है क्या। अब बता रहा है कि व्हाट इज द बॉल्स मैक्सिमम गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हमें ये पता है कि जो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते हुए वही क्या होगा हमारा मैक्सिमम गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो वो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा 5 जूल ही हो जाएगा, उतना ही होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बॉल का मैक्सिमम हाइट कितना है, तो EP इक्वल क्या होगा mgh, ठीक है। तो H इक्वल क्या होगा EP/mg, यानी पोटेंशियल एनर्जी बाई mg, पोटेंशियल कितना है 5 है, डिवाइड बाई मास 0.4 और g का वैल्यू 9.8, तो हमारा जो हाइट जो होगा यानी 1.27 मीटर तक हाइट तक ये ऊपर जाएगा। समझ में आया चीजें। ओके ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ओके अब ये इसमें भी क्या है कि जो मैंने बता दिया वही चीजें। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, है ना, एक बॉल है जो 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, एक बॉल है जो 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है बॉल। तो कह रहा है कि इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा क्या, जब बॉल ऊपर से नीचे आएगा तो हमारा हाइट डिक्रीज करेगा ना, जब हाइट डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, और हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब कह रहा है कि इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फॉल। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर थोड़ी होगा,
फॉलिंग के समय नहीं होगा ना, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि बीच में कहीं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाए एक सर्टेन पॉइंट पे, ये हो सकता है, लेकिन हमेशा फॉलिंग के समय थोड़ी होगा, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ड्यूरिंग द फॉल। हाँ बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन कौन जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया चीजें, ओके। अब कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो ये ऐसा तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर अ कार ऑफ मास 1000 kg traveling at a 11 meter per second. The car can provide a maximum force of 8500 न्यूटन। जैसे ये क्या है, कार है, ठीक है, ये क्या है, कार है, ये आगे की तरफ जा रहा है और जाते जाते एस डिस्प्लेसमेंट तक रुक जाता है, यहाँ तक वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। कार का वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, और जो फोर्स जो लग रहा है वो कितना है, 8500 न्यूटन, ओके। अब देखिए इसका जो इनिशियल जो स्पीड है वो कितना है, 11 मीटर पर सेकेंड है। पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना तक होगा। तो सबसे पहले बात यह है कि इस पे फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कैसा है, ब्रेकिंग फोर्स है, यानी ये उस कार को रोक रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे फोर्स का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो कितना लेंगे, -8500। मास कितना है हमारा 1000, एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता, वही निकालना है। तो ए का वैल्यू जो आएगा, जीरो काट दो यहाँ पे, तो -8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। तो हम एस जब निकालेंगे, चूंकि देखो फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, 8500 है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, -8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो हम कौन सा लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, वो जीरो लिख दो। यू स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू -8.5 इंटू एस। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 121 बाई, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 8.816 या 17, है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 7.1 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। आसान है ना, कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पॉसेस बाय अ फ्लाइंग बर्ड, यानी फ्लाइंग बर्ड, अब बर्ड जो है ऊपर उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अर्थ से हाइट डिस्टेंस में भी है, किसी हाइट पे भी है वो बर्ड। तो इसके पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, और क्या है, चूंकि ये मूवमेंट कर रहा है तो इसके पास क्या है, हमारा काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या हो जाएगा, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पावर क्या होता है, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब यहां देखो, बेसिकली जो पावर होता है, बेसिकली पावर जो होगा वो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के पास कितना पावर है, ये कहने का मतलब है। वो कैसे हम करेंगे, सपोज करो, देखो ध्यान से, जैसे सपोज करो कि जैसे एक मास m है, ठीक है, एक मास m है, तो इसके पास नीचे की तरफ क्या है, फोर्स लग रहा है mg। अब इसके पास कितना ताकत है कि ये यहां से यहां पहुंच जाए। तो हमें ये यहां से यहां पहुंचने के लिए इसको mg फोर्स लगाना पड़ेगा, mg का फोर्स लगाना पड़ेगा ना, मतलब mg फोर्स के बराबर लगाना पड़ेगा फोर्स। तो ऊपर लगा फोर्स ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, तो वर्क डन बाय F क्या हो जाएगा, F इंटू एच। फोर्स भी ऊपर लग रहा है, और H जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाइट जो बॉल ऊपर जो जा रहा है ऐसे, उसका भी डायरेक्शन सेम है। तो वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, F इंटू एच, कॉस जीरो हो जाएगा, एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना। और यहाँ F किसके बराबर, mg के बराबर, तो mgh, समझना चाहिए। तो ये तो वर्क हो गया। अब पावर क्या होगा कि अगर ये बॉल जो है यहां से यहां जा रहा है t टाइम में, तो पावर जो हो जाएगा mgh बाई t। तो ये इसीलिए बोलते हैं वर्क बाई t। तो बेसिकली अगर हम साइकिल से जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं,
तो हमारे पास कितना पावर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस फोर्स के बराबर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उस फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ और कितना टाइम लगा किसी एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने में, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा पावर आ जाता है। तो बेसिकली पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। समझ में आया चीजें, इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, पावर जो है बेसिकली वॉट में मेजर करते हैं और किलोवाट भी मेजर करते हैं, लेकिन वॉट जो होता है वो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट होता है और वॉट को हम लोग जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। कैसे? क्योंकि क्या होता है, वर्क बाय टाइम, तो वर्क क्या है हमारा, जूल, जूल इसका यूनिट है और टी का सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड भी इसको बोला जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वॉट है। तो वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर इज मेजर इन जूल, पता है आपको, टाइम मेजर इन सेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप इस क्रेन को देख लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए, अब इस क्रेन पास कितना पावर है, इसको समझिएगा और थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया। अ क्रेन लिफ्ट अ लोड ऑफ 1500 kg, a height of 25 meter at a steady rate in a time of 2 minutes. What is the power of the crane? क्लियर? यानी सपोज करो कि ये क्रेन है, ये क्या कर रहा है, क्रेन जो है ये इस लोड को ऊपर ले जा रहा है, यानी इस क्रेन के पास कितना पावर है। इसका मतलब इस क्रेन को क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और यही वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। यानी जितना क्रेन हाइट तक गया, मान लो h हाइट तक गया, यहां तक हाइट तक गया, तो क्या हो जाएगा, यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा, बोलो ना, नहीं बोलोगे क्या? तो वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। ठीक है, अब पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा हमारा, mgh बाई t हो जाएगा। ठीक है, तो वही तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात कि हम वर्क यहां पे क्या निकालेंगे, वर्क इक्वल टू mgh निकालेंगे। ये जलेस से कंफ्यूज मत होना, ये चेंज इन पोटेंशियल में जो लिखा हुआ है ये चेंज इन हाइट है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज, mgh है ये। ठीक है, तो मास कितना है हमारा, 1500 kg, जी का वैल्यू कितना 9.81, और हाइट कितना गया 25 मीटर गया ना, तो यहाँ 25 कर दिया, तो हमारा जो वैल्यू आया इतना वैल्यू आया जूल में आया। क्लियर? पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क कितना हमारा इतना, और टाइम कितना लगा 2 मिनट। 2 मिनट को क्या करो, सेकंड में चेंज करो, तो कितना होता है 2 मिनट। 2 मिनट इक्वल टू क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा 120 सेकंड। तो यहाँ पे 120 सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो वॉट आया 3066 होगा वॉट में, और किलोवाट में क्या होगा 3.066 किलो वाट। आसान है ना, अरे बोलिए ना, कितना आसान क्वेश्चन है ना। चलिए आगे आते हैं। अब पावर को हम लोग फोर्स इंटू स्पीड में भी मेजर कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये कैसे आया है, पावर के क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ये होता है ना, बोलो ना। वर्क को क्या लिख सकते हैं, Fs cos थीटा बाई टाइम, होगा कि नहीं होगा। और ये S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो क्या होगा Fv cos थीटा। अब यहां थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में थीटा क्या होता है, एंगल होता है। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, तो अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, तो पावर कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया चीजें। ओके, जैसे क्या है कि पावर जो आएगा, अगर सपोज कीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पावर कितना होगा। ठीक है, तो आप खुद बताओ यहाँ पे कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी इस तरफ होगा ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो उस समय पावर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ में आया चीजें। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा है फोर्स इंटू स्पीड, ये कब होगा, जब हम थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो हमारा
पावर जो होगा वो एफ वी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एट कांस्टेंट स्पीड एंड हाइट द फोर्स प्रोड्यूस बाय द पावर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बट अपोजिट टू ऑल रेजिस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट सच एज फ्रिक्शनल एयर रेजिस्टेंस। कहने क्या मतलब है कि जैसे देखो आप जैसे कोई भी जैसे ये साइकिल है, साइकिल को कोई बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ पीछे की तरफ क्या लगा, फ्रिक्शन लग रहा है। अब फ्रिक्शन लग रहा है, जब फ्रिक्शन लगेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहे। तो यहां पे जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा, F इंटू वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये F जो है ये जो साइकिल पे जो फोर्स लगा रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तभी तो ये आगे की तरफ निकलेगा। तो ये इसके पास पावर है, तो F भी क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इसको करते हैं ये क्वेश्चन कि what is the resisting force on a cyclist who has leg muscles of power 200 watt each and who reach a top speed of 10 मीटर पर सेकेंड on a level road। यानी ये जो पावर जो लग रहा है, पावर जो लगा रहा है हर एक लेग पे 200 वॉट लग रहा है। अब चीज देखो पावर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, उसको तो जोड़ देते हैं, है ना। तो अब क्या एक लेग का पावर कितना है, 200 वॉट है, तो 2 लेग से कितना हो जाएगा, तो टोटल पावर कितना होगा 2 लेग्स का, टोटल पावर कितना हो जाएगा 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 400 वॉट। यानी दोनों लेग्स का जो पावर होगा वो कितना 400 वॉट होगा। अब यहां पे आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी इसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब पावर कितना लग रहा है 400 वॉट। तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितना लगेगा इसका, तो पावर इक्वल क्या होता है एफ वी होता है। पावर कितना है 400, एफ कितना है हमारा, एफ जो है हमारा कितना है वो निकालना है क्या, वही तो निकालना है। वेलोसिटी कितना है 10 है, तो क्या करो 0 0 काट दो, तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 न्यूटन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन जाए, ए हो जाएगा। आसान है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है, आउटपुट अपर इनपुट। जैसे ये एफिशिएंसी आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो कि मैंने एक गाड़ी में 100 जूल का एनर्जी दिया, यानी फ्यूल दिया कि भाई ये कितना चल सकता है, ये 10 किलोमीटर तक चल सकता है। लेकिन ये 100 जूल ऑफ एनर्जी जो है जो हमने दिया, सॉरी 1000 जूल एनर्जी जो दिया, वो क्या हुआ कि 900 जूल इसको यूज किया गाड़ी को चलाने में, और 100 जूल क्या होगा लॉस हो गया। लॉस किस में हो गया, हमारा हीट में, साउंड में लॉस हो गया। तो इसका मतलब एफिशिएंसी इसका क्या होगा, तो क्या होता है बेसिकली एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट ही होता है ये, ठीक है। अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो आउटपुट अपॉन इनपुट करेंगे, अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आउटपुट कितना मिला हमें 900 मिला, 900 जूल मिला, 900 मिला। और इनपुट कितना मिला, इनपुट कितना मिला हमें, इनपुट हम सॉरी आउटपुट हमें 900 मिला, इनपुट हमने कितने 1000 दिया, तो कितना हो जाएगा हमारा 0.9। अगर ये परसेंटेज में लिखेंगे तो 0.9 इंटू 100 कर दो तो कितना हो जाएगा 90% एफिशिएंसी हो जाएगा इसका। समझ में आया चीजें, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ। तो यहां पे देखो क्या हुआ, एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय डिवाइस टू टोटल वर्क डन, यानी रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी टू द टोटल एनर्जी इनपुट। यानी यूजफुल आउटपुट यानी हमने जितना मिला डिवाइड बाय जितना दिया गया, वो क्या होता है हमारा एफिशिएंसी होता है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी बेसिकली देखो यूजफुल वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ, यूजफुल वर्क कितना यूजफुल, यानी हम उसको यूज में ले सकें, यानी यूजफुल कितना वर्क डन हुआ डिवाइड बाय टोटल वर्क डन, ये क्या होता है एफिशिएंसी होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं यूजफुल एनर्जी आउटपुट अपॉन टोटल एनर्जी इनपुट। ये बेसिकली फ्रैक्शन में आएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। कैसे, देखो एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%। कोई भी चीज पूरा परफेक्ट नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हम इतना काम करेंगे दिन भर में, लेकिन इतना काम कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाते हैं। उसी तरह हम चाहते हैं कि कोई कहता है कि भाई 60 किलोमीटर ये बाइक चलेगा,
है ना, 60 किलोमीटर बाइक चलेगा इतने तेल में, तो क्या वो 60 किलोमीटर चल पाता है क्या? वो कम ही चलता है, ठीक है ना। तो किसी का एफिशिएंसी 100% नहीं होता है। तो एफिशिएंसी का वैल्यू जो होता है, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो 0 से 1 के बीच में होता है, अगर परसेंटेज की बात करें तो 0 to 100% तक होता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगा। कोई भी डिवाइस जितनी ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंट होगा, उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगा। समझ में आया चीजें, ठीक है। तो एज नो डिवाइस इज परफेक्ट एंड सम एनर्जी और लॉस, यानी कोई भी डिवाइस परफेक्ट नहीं होता है, वो कुछ एनर्जी लॉस तो करता ही करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ 60 वॉट फिलामेंट लैम्प दैट गिव्स आउट 1 वॉट ऑफ लाइट। 60 वॉट का फिलामेंट है, लैंप है, एक लैंप है जिसका 60 वॉट फिलामेंट है, यानी उस इनपुट है ये, जिससे हम सिर्फ 1 वॉट ऑफ लाइट यूज कर पा रहे हैं। तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा? तो देखो कितना आउटपुट मिला, 1 वॉट मिला, और कितना इनपुट है हमारा 60 है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 10 बाई, ये जीरो काट जो 10/6 यानी 5/3, यानी कितना हो जाएगा हमारा 1.7%। यानी एफिशिएंसी कितना बेकार है, यानी एफिशिएंसी बहुत कम है, यानी ये डिवाइस, जो भी डिवाइस है, ये बहुत बेकार डिवाइस है ना। तो एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो एफिशिएंसी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगा, उतना डिवाइस उतना ही इफेक्टिव होगा, उतनी एफिशिएंट होगा, ठीक है ना। ओके, और हमारा खर्च उतना ही कम होगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आया अच्छे से? इसमें किसी को डाउट है क्या? अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या है? ए मैन ऑफ मास 670 kg runs up to flight of stairs that are 20 मीटर हाइट, यानी एक इंसान है जो ये 20 मीटर हाइट तक जाता है। कितना मीटर? 20 मीटर हाइट तक जाता है यहां से, और उसका मास कितना है? उसका मास है 70 kg, है ना। इन 30 सेकेंड, यानी यहां से यहां जाने में टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकेंड लग रहा है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज यूजफुल पावर आउटपुट, तो क्या हो जाएगा? यूजफुल पावर आउटपुट मतलब क्या? यहाँ पे वर्क अपन टाइम पूछ रहा है। वर्क क्या है हमारा? mgh/t। मास कितना है हमारा? बताओ जल्दी से। मास जो है हमारा 70 kg है। g का वैल्यू कितना? 9.8। h का वैल्यू बताओ। h का वैल्यू 20 है, और टाइम कितना है? 30 सेकेंड। कितना है? 30 सेकेंड। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 447.33 वॉट, और ये एग्जैक्ट, ये अप्रोक्सीमेटली किसको बोल सकते हैं? 458 वॉट। तो ऑप्शन कौन जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आसान है ना, इसमें कुछ है नहीं। ओके, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वही है कि a law stating that energy cannot be created or destroyed, it can only be changed into another form। वही चीज जो मैंने बताया कि अगर इसमें कोई भी रेजिस्टिव फोर्स इग्नोर कर दें तो क्या होता है कि जैसे कोई बॉल ऊपर से नीचे आता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बढ़ते जाता है, और हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी घटते जाता है। तो हो क्या रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी था, जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो काइनेटिक एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जितना पहले मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी था, जैसे ग्राउंड पाएगा उतना ही क्या होगा? हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो इसका मतलब यह एनर्जी क्या है? हमारा कंजर्व है, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ, द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द लॉस इन द ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये वही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को कह रहा है कि हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। नो 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 नो, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब कह रहा है कि एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर और कन्वर्टेड। हाँ बिल्कुल, कि एनर्जी को हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया चीजें? ओके,
अब देखिए ध्यान से, मैच करना है, क्या करना है, मैच करना है, मैच दिस टर्म्स टू देयर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होगा, यूजफुल एनर्जी बाय आउटपुट एनर्जी, तो इसका कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 mv², ये वाला। ये क्या पावर है ना, पावर क्या हो जाएगा, वर्क अपन टाइम, ये हो जाएगा। W क्या हो जाएगा, W क्या है हमारा यहाँ पे, Fs हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड EP क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कौन हो जाएगा, ये mgh। ठीक है ना, इसी के साथ हमारा जो है वर्क पावर एनर्जी समाप्त होता है। ठीक है ना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने होमवर्क दिया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। ठीक है ना, और आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।